निकाह केस में बुशरा बीबी की ईद से कबल सजा मुअत्तल न हो सकी। सलमान अकरम राजा ने कहा कि हमें बहुत अफसोस हुआ, जिस पर सेशन जज शाहरुख अर्जुमन ने कहा कि आप वकील हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी समातें मुलतवी होती हैं। दोनों फरीकैन को यकसा रखने के लिए अदालत को देखना पड़ता है, जिसमें सलमान अकरम राजा ने कहा कि समात क्यों मुलतवी करनी है। 2 बार रिजवान अब्बासी नहीं आए। बानी पीटीआई और अहलिया के निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समात 15 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। जज शाहरुख अर्जुमन ने रिमार्क्स दिए कि आइंदा समात पर शिकायत को नंदा पेश न हुए तो सजा मुअत्तली पर समात मुलतवी नहीं करेंगे, फैसला सुना दिया जाएगा। समात के दौरान बैरिस्टर सलमान अकरम राजा ने अपने दलाइल में कहा कि अदालत से कहते रहे तैयारी करने दें, लेकिन मौका न दिया गया। ट्रायल कोर्ट ने कहा 10 मिनट हैं, तैयारी कर लें, मुझे केस खत्म करने का ऑर्डर है। निकाह लाहौर में हुआ, केस यहां कर दिया गया। अदालत में ख्वाबम मानिका का माजी में टीवी पर बुशरा बीबी से मुतालिक बयान और केस के गवाह मुफ्ती सईद का इद्दत से मुतालिक बयान भी चलाया गया। सलमान अकरम राजा की जानिब से ट्रायल कोर्ट में मुफ्ती सईद पर की गई जिराफ पड़ी गई। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि किसी के फैसले जमहूरियत पर मुसल्लत नहीं होने चाहिए। पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में कहा पीटीआई तसादुम का रास्ता इख्तियार करके अफरा तफरी और फितना फैलाना चाहती है। उनके फैसले जो हैं वो मेजॉरिटी पे मुसल्लत तो नहीं किए जा सकते। अपना नफा नुकसान करके उस किस्म के फैसले करते हैं। बाकी पार्टियों के ऊपर या जमहूरी तंसुल है उसके ऊपर उनके फैसले मुसल्लत नहीं होने चाहिए। सियासतदानों में हमेशा एक डायलॉग का रास्ता खुला होता है, बैठ के फैसले किए जाएं तो मेरा ख्याल बेहतर हो यकतरफा फैसले करके अगर हम पे मुसल्लत करेंगे तो हमें बिल्कुल काबिल कबूल याद करना चाहते हैं, अफरा तफरी और फितना फैलाना चाहते हैं, हम उसमें उनके टूल नहीं बनना चाहते। फैसले अगर उन्होंने करने हैं जमहूरियत के मफाद के लिए, मुल्क के मफाद के लिए तो मोस्ट वेलकम। और किसी एक शख्स के मफाद के लिए या अपने ज़ाती मफादात के लिए अगर कोई फैसले करना चाहते हैं तो आई एम सॉरी जो है ना, कम से कम मैं तो इसकी हमायत नहीं कर सकता। सेनेटर हामिद खान कहते हैं कि जब तक खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के इंतखाब नहीं हो जाते तब तक हाउस नामुकम्मल है। चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन आइन के मुताबिक नहीं है। ये मुतनाज़ मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी ज़ेर इल्तिवा है। ये ऑलरेडी डिस्प्यूटेड है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है ये मामला और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस दिया है इस क्वेश्चन के ऊपर जब तक खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन नहीं हो जाते, क्योंकि हाउस कब कंप्लीट होगा जब 96 मेंबर्स इलेक्ट हो जाएंगे और उसके बाद आप 85 का हाउस को कंप्लीट हाउस नहीं कह सकते। इस वक्त हाउस जो है उसमें सिर्फ 85 मेंबर। तो इसका मतलब सर आप वोट नहीं करेंगे आज? लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये इलेक्शन आइन के मुताबिक नहीं। सेनेट के 9 मुंतखब अरकान ने ओहदों का हल्फ उठा लिया। इजलास शुरू हुआ तो पीटीआई के सेनेटर्स ने ऐवान में एहतजाज किया और नारे लगाए। पीटीआई के सेनेटर्स बानी पीटीआई की तस्वीर ऐवान में ले आए। प्रिजाइडिंग ऑफिसर सेनेटर इसाक डार अपोजिशन को आइन पढ़ने की तलकीन करते रहे। अपोजिशन की खातून सेनेटर ने डाइस के सामने आकर भी शदीद एहतजाज किया। मेंबर्स नशिस्तों में तशरीफ रखें, आइन पढ़ लें। आइन का आर्टिकल 60 क्या कहता है? अली जफर साहब अपने मेंबर्स को कंट्रोल करें। इस तरह हम लोगों ने ऑनरेबल सेनेटर साहब आपको मौका मिलेगा, आपको मैं दूंगा हाउस, यू विल हैव दी। अभी इसके बाद 2 मिनट में हो जाएगी। दोनों साइड को सुनी है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, द ऑब्जेक्शन इज ओवर रूल्ड एंड आई विल नाउ प्रोसीड विद द ओथ टेकिंग। मैं दूसरे नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा। अपने कारहाय मनसबी ईमानदारी अपनी इंतहाई सलाहियत और खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगा। केपी असेंबली में मखसूस नशिस्तों पर मेंबरान से हलफ न लेने के खिलाफ दरख्वास्त पर समात हुई है। समात का हवाल जानेंगे उस्मान अली से। जी उस्मान, बताइएगा। कोर्ट ने आज मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब मेंबरान से हलफ लेने के खिलाफ जो दरखास्त थी उस पर समात हुई है और अदालत ने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर सूबाई असेंबली को नोटिस जारी कर दिया है और उनसे 14 दिन में जवाब तलब कर दिया है। दरखास्त गुजार वकील ने अदालत को बताया कि पेशावर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था स्पीकर को कि जो मुंतखब मेंबरान है उनसे हलफ लिया जाए, लेकिन अदालती अहकामात के बावजूद जो मेंबरान है उनसे सिर्फ इलेक्शन से पहले जो है हलफ नहीं दिया गया। पेशावर हाई कोर्ट जो है वो अपने जो हुक्म है उस पर तामील जो है वो करा दे और जो मेंबरान है उनसे हलफ लेने का हुक्म दे दे, जिस पर उन्होंने ये इस्तिदादी की कि इसमें तारीख दी जाए, जिस पर अदालत ने उनसे कहा कि इस तरह के और भी जो केसेस है वो भी अदालत में ज़ेर इल्तिवा है। इलेक्शन कमीशन के
کے خلاف بھی حسن سواتی نے درخواست دائر کیا ہے اور جو نظرثانی درخواست یہاں پر آئی ہے تو ان پر بھی سماعت ہوگی، تو اس کیس کو بھی ان کے ساتھ عید کے بعد سنیں گے۔ تو عدالت نے اسپیکر صوبائی اسمبلی کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 14 دن میں اس پر جواب طلب کر لیا ہے۔ ٹھیک ہے عثمان علی، اس حوالے سے آگاہ کرے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ یہاں پر آپ کو بتائیں گے چیئرمین سینٹ کے لیے پیپلز پارٹی کے امیدوار یوسف رضا گیلانی بلا مقابلہ چیئرمین سینٹ منتخب ہو گئے ہیں۔ جہانگیر خان سے مزید تفصیلات لیں گے۔ جی جہانگیر بتائے گا۔ جی بالکل، یوسف رضا گیلانی اور سیدال خان ناصر بلا مقابلہ چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ منتخب ہو چکے ہیں۔ یہاں پہ تکنیکی طور پہ یہ میں بتاتا چلوں کہ اسکروٹنی کا عمل مکمل ہوا، اس دوران میں اب تک کسی بھی اور امیدوار کی جانب سے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے لیے کاغذات نامزدگی جمع نہیں کرائے گئے۔ اس کے بعد اب غیر حتمی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ یوسف رضا گیلانی چیئرمین سینٹ اور سیدال خان ناصر ڈپٹی چیئرمین سینٹ منتخب ہو چکے ہیں۔ 12:30 بجے سینٹ کا اجلاس دوبارہ ہوگا، جس میں ان دونوں جو چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ ہیں ان کا وہاں پہ باضابطہ طور پر اناؤنس کیا جائے گا، اور ایوان کا جو کارروائی ہے پریزائڈنگ آفیسر سینیٹر اسحاق ڈار کی جانب سے یوسف رضا گیلانی کے سپرد کی جائے گی۔ تو اس وقت تک اسکروٹنی کا عمل مکمل ہو چکا ہے، تاہم باضابطہ طور پر جو سرکاری جو اعلان ہے وہ نہیں کیا گیا سینٹ سیکریٹریٹ کی جانب سے، تاہم جو ذرائع ہے یہ تصدیق کر رہے ہیں کہ کسی اور امیدوار کی جانب سے کاغذات نامزدگی جمع نہیں کرائے گئے، جس کے باعث اب یوسف رضا گیلانی چیئرمین سینٹ اور نون لیگ کے سیدال خان ناصر جو بلوچستان سے نو منتخب سینیٹر ہیں وہ ڈپٹی چیئرمین سینٹ منتخب ہو چکے ہیں۔ جی ٹھیک ہے جہانگیر، ساتھ ہی رہیے گا۔ یہاں پر اپنے ناظرین کو بتائیں کہ یوسف رضا گیلانی بلا مقابلہ چیئرمین سینٹ منتخب ہو گئے ہیں، سیدال خان ناصر بلا مقابلہ ڈیپٹی چیئرمین سینٹ منتخب ہوئے ہیں۔ یوسف رضا گیلانی اور سیدال خان ناصر کے سوا کسی نے کاغذات نامزدگی جمع نہیں کروائے تھے، اور یوسف رضا گیلانی اور سیدال خان ناصر حکومتی اتحاد کے امیدوار تھے جو کہ اب بلا مقابلہ منتخب ہو گئے ہیں۔ اور آپ کو بتائیں کہ اس سے پہلے پریزائڈنگ آفیسر اسحاق ڈار کی جانب سے شیڈیول دیا گیا تھا کہ 12 بجے اس کا انتخاب ہوگا، لیکن اس سے پہلے جو اسکروٹنی ہوئی کسی کی جانب سے مزید کاغذات نہیں جمع کروائے گئے، جس کے بعد بلا مقابلہ چیئرمین سینٹ اور ڈیپٹی چیئرمین سینٹ کا انتخاب ہو گیا ہے۔ یوسف رضا گیلانی جو ہے پیپلز پارٹی کی جانب سے امیدوار تھے۔ جہانگیر خان بتائے گا اب آگے کیا طریقہ کار ہوگا؟ جی اگلا جو مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ یوسف رضا گیلانی اور سیدال خان ناصر جب سینٹ کا دوبارہ اجلاس ہوگا 12:30 بجے تو پریزائڈنگ آفیسر کی جانب سے ان دونوں کی کامیابی کا باضابطہ اعلان کیا جائے گا، جس کے بعد یوسف رضا گیلانی سے بطور چیئرمین سینٹ حلف لیا جائے گا، اور پھر یوسف رضا گیلانی بطور چیئرمین سینٹ ڈپٹی چیئرمین سینٹ سیدال خان ناصر سے حلف لیں گے، جس کے بعد آج کی کارروائی مکمل ہو جائے گی۔ آج 9 منتخب سینیٹر 41 ہیں، ان کا حلف ہوا، حلف برداری کی تقریب منعقد کی گئی۔ اس تقریب میں پریزائڈنگ آفیسر نے سینٹ کی آج کی کارروائی میں 41 جو 9 منتخب سینیٹرز ہیں ان سے حلف لیا۔ اس موقع پر اپوزیشن کی جانب سے شدید احتجاج بھی کیا گیا۔ پی ٹی آئی اور سنی اتحاد کونسل کے اراکین کی جانب سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ سینٹ کا آج کا جو اجلاس ہے وہ ایوان نامکمل ہونے کے باعث اس کو مؤخر کیا جائے، ملتوی کیا جائے، تاہم وزیر قانون سینیٹر عطا تارڑ نے اعظم نذیر تارڑ کی جانب سے ایوان کو بتایا گیا کہ سینٹ کی جو کارروائی ہے آج کا جو اجلاس ہے وہ آئین اور قانون کے عین مطابق ہے، لہذا اس اجلاس کو فوری طور پر آگے بڑھایا جائے، جس کے بعد 9 منتخب سینیٹر کی حلف برداری ہوئی۔ تقریبی حلف برداری ہونے کے بعد پریزائڈنگ آفیسر اسحاق ڈار کی جانب سے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے الیکشن کے شیڈول کا اعلان کیا گیا۔ 11 بجے تک کا وقت دیا گیا تھا کاغذات نامزدگی حاصل کرنے کے لیے کہ وہ سینیٹر سروس سینٹر سے حاصل کیے جا سکتے ہیں، جس کے بعد جو یوسف رضا گیلانی ہے اور سیدال خان ناصر جو حکومتی اتحاد کے نامزد امیدواران ہیں ان کی جانب سے کاغذات نامزدگی حاصل کیے گئے، اور یہ کاغذات نامزدگی سیکرٹری سینٹ کے آفس میں جمع کرانے تھے، اور 11:15 بجے کا وقت دیا گیا تھا اسکروٹنی کے لیے۔ اسکروٹنی کا عمل مکمل ہوا۔ یوسف رضا گیلانی اور سیدال خان ناصر کی جانب سے بالترتیب 5 کاغذات نامزدگی جمع کرائے گئے ہیں۔ اب تکنیکی طور پہ یہ ہے کہ 4 کاغذات نامزدگی واپس لیے جائیں گے، اور ایک کاغذات نامزدگی پر دونوں اراکین کی کامیابی کا اعلان ہوگا۔ جو ہی نتیجہ یہاں سے وصول کیا جائے گا، بھجوایا جائے گا سینٹ پریزائڈنگ آفیسر کے پاس، سینیٹر اسحاق ڈار کے پاس۔ جب 12:30 بجے اجلاس دوبارہ کی سینٹ اجلاس شروع ہوگا تو اس موقع پر پھر دونوں جو امیدوار ہیں ان کی چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کے طور پر کامیابی کا اعلان کیا جائے گا، جس کے بعد سید یوسف رضا گیلانی کی بطور چیئرمین سینٹ ان کا حلف ہوگا، جس کے بعد وہ بطور چیئرمین سینٹ ڈپٹی چیئرمین سینٹ سیدال خان ناصر سے ان کے عہدے کا حلف لیں گے۔ تو جہانگیر خان یہ بتائے گا اب چیئرمین اور ڈیپٹی چیئرمین سینٹ کا جو حلف لیا جائے گا وہ جو شیڈیول دیا گیا ہے اسی کے مطابق ہوگا؟ جی بالکل، جو شیڈول ہے اسی کے مطابق 12:30 بجے دوبارہ سینٹ کا اجلاس ہونا ہے۔ اب تک کی کارروائی مکمل ہو چکی ہے،
कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी भी मुकम्मल हो चुकी है, नतीजा मुरतब किया जा रहा है, जिसके बाद ये नतीजा प्रिजाइडिंग ऑफिसर सेनेटर इशाक डार को इरसाल किया जाएगा, जिसके बाद जब 12:30 बजे दोबारा सेनेट का इजलास बुलाया जाएगा तो उस इजलास में यूसुफ रजा गिलानी और सैदाल खान नासिर की कामयाबी का बाज़ाब्ता ऐलान किया जाएगा प्रिजाइडिंग ऑफिसर की जानिब से, और फिर चेयरमैन सेनेट जो नौमुंतखब हैं यूसुफ रजा गिलानी, उनसे उनके ओहदे का हल्फ लिया जाएगा और वो फिर हल्फ उठाने के बाद डिप्टी चेयरमैन सेनेट जो नौमुंतखब हैं सैदाल खान नासिर जिन ताल्लुक से हैं उनसे उनके ओहदे का हल्फ लिया जाएगा, और यूं आज का जो एक मुकाती एजेंडे पर मुश्तमिल सेनेट का इजलास है उसकी कार्रवाई मुकम्मल की जाएगी। जी ठीक है, जहांगीर खान इस हवाले से हमें आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। कुछ मौसम की बात करें तो कराची समेत सिंध के बेशतर मकामात पर गर्मी बढ़ने लगी है। कराची में आज दर्जा हरारत 37 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। नवाबशाह में पारा 45, बेनजीराबाद में 44 और सखर में 43 डिग्री तक जा सकता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 10 अप्रैल से मगरबी हवाएं मुल्क के बेशतर मकामात पर बारिश का बाइस बनेंगी। आंधी और गरज चमक के साथ बारिश और कहीं हल्की जालाबारी भी मुतवक्के है। कुछ मौसम की बात करें तो कराची समेत सिंध के बेशतर मकामात पर गर्मी बढ़ने लगी है। कराची में आज दर्जा हरारत 37 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। नवाबशाह में पारा 45, बेनजीराबाद में 44 और सखर में 43 डिग्री तक जा सकता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 10 अप्रैल से मगरबी हवाएं मुल्क के बेशतर मकामात पर बारिश का बाइस बनेंगी। आंधी और गरज चमक के साथ बारिश और कहीं हल्की जालाबारी भी मुतवक्के है। पाकिस्तान और अरब ममालिक समेत कई मुल्कों में एक ही रोज ईद उल फितर मनाए जाने का इम्कान बढ़ गया है। आज पाकिस्तान में शवाल का चांद नजर आने का कवी इम्कान है। माहिरीन के मुताबिक चांद की उम्र आज शाम इंसानी आंख से दिखाई देने के लिए पूरी होगी। गुरूब आफ्ताब के बाद उफक पर 50 से 60 मिनट तक चांद नजर आएगा। महकमा मौसमियात ने भी ईद का चांद आज नजर आने की पेशगोई की है। चांद की रुयत का हतमी ऐलान मरकजी रुयत हिलाल कमेटी करेगी। वफाकी हुकूमत ने ईद पर 10 से 13 अप्रैल तक आम तातील का ऐलान किया है। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और ऑस्ट्रेलिया समेत कई मुल्कों में भी ईद उल फितर कल मनाई जाएगी। अमरीका और बरतानिया में भी एक ही दिन ईद का इम्कान बढ़ गया है। सऊदी अरब में वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने का इंदिया दिया है। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान से सरमायाकारी करने वाले प्रोजेक्ट्स की तफसीलात मांगी हैं। 14 तारीख को वाशिंगटन जा रहा हूं, वहीं IMF प्रोग्राम के खदोखाल पर बातचीत होगी। महंगाई बतदरीज कम होगी, पॉलिसी रेट में भी कमी करेंगे, मुल्क की पॉलिसी के हिसाब से हम चलेंगे। मोहम्मद बिन सलमान के साथ जो मुलाकात हुई बहुत इंशाल्लाह उन्होंने फिर इरादा किया है पाकिस्तान की भरपूर इयादत करेंगे, बट दिस विल बी इन द मद ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। द बॉल इज इन आवर कोर्ट्स, ताकि हम जो इन्वेस्टेबल प्रोजेक्ट्स हैं और बैंकेबल प्रोजेक्ट्स हैं वो हम सऊदी अरेबिया के सामने पेश करें। 14 तारीख को इंशाल्लाह मैं वाशिंगटन जा रहा हूं, तो वहीं ये IMF का जो प्रोग्राम है उसके खदोखाल हम उनसे गुफ्तगू शुरू करेंगे और फिर वो मई में वापस आएंगे। उससे हमें जो एक्सटेंडेड फंड प्रोग्राम है उसमें इंशाल्लाह हम उसको, इन्फ्लेशन है ये बतदरीज कम होगी, उसकी वजह से मैं बड़ा पुरुमीद हूं कि पॉलिसी रेट भी इंशाल्लाह नीचे आएगा। मुल्क की पॉलिसी के हिसाब से हम चलेंगे, ये मुल्क के लिए करना है जो हमें। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर से। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने एक और नया रिकॉर्ड बना लिया है। 100 इंडेक्स ने 70,000 की सतह भी उबूर कर ली। इंडेक्स 660 पॉइंट्स इजाफे के साथ 70,226 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। माहिरीन का कहना है कि ज्यादातर बड़ी कंपनियों के शेयर्स की कदर में इजाफा देखा जा रहा है। 2 दिनों से तेल कंपनियों, सीमेंट और बैंकिंग सेक्टर्स पे जबरदस्त तेजी देखी गई, जबकि सऊदी अरब और IMF की जानिब से मुस्बत खबरों ने भी स्टॉक इन्वेस्टर्स का एतमाद बढ़ाया है। माहिर मईशत खुर्रम शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्रम शहजाद साहब, कल तो हमने बात की थी कि स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान है। आज हम देख रहे हैं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने एक और नया रिकॉर्ड बनाया है और 70,000 की सतह भी उबूर कर ली है। किस तरह से देख रहे हैं आप इसको? जी देखें, ये मार्केट जो है अभी कुछ दिनों से बेहतर चल रही है और ये कल की जो खबर थी सऊदी अरेबिया के विजिट की और उसके बाद ये खबरें आई सऊदी अरेबिया जो है वो इन्वेस्ट करेगा पाकिस्तान में, जिसमें कॉपर और रिफाइनरी सेक्टर्स शामिल हैं। और ये एक अच्छी डेवलपमेंट है कि सऊदी अरेबिया जो है वो अब ट्रेड आ रहा है, सिर्फ जो है वो एड नहीं है और इसके साथ साथ कुछ $2 बिलियन की डिपॉजिट्स होंगे और फिर और भी बातें हो रही हैं कि इन्वेस्टमेंट का फ्लो चलता रहेगा और फिर ये UAE और कतर और दूसरे हमारे फ्रेंडली कंट्रीज भी जो है वो इन्वेस्ट करें।
है, जिसकी वजह से मार्केट में इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस जो है वो दोबारा से बहाल हुआ है और जो है इसलिए मार्केट जो है बेहतर परफॉर्म कर रही है। ठीक है खुर्रम शहजादा, इस हवाले से आप उनसे बात कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। पेशावर हाई कोर्ट ने केपी असेंबली इजलास बुलाकर हलफ लेने का कहा। केपी हुकूमत ने पेशावर हाई कोर्ट का हुक्म हवा में उड़ा दिया। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा केपी में मुंतखब मेंबरान से हलफ न लेने पर सेनेट इलेक्शन मुलतवी किया गया। कुदरती आफात की वजह से इलेक्शन मुलतवी होते तो फिर सेनेट फैसला करता। आर्टिकल 63 के मुताबिक कोई मेंबर नहीं होगा तो भी इलेक्शन होंगे। प्रिजाइडिंग अफसर ने चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब कराना है। आर्टिकल 60 में वाज़ेह है कि हलफ से पहले बातचीत की इजाजत नहीं। आजम नजीर तारड़ की जानिब से सेनेट के इजलास में इज़हार ख्याल किया गया। उन्होंने बात करते हुए कहा कि पेशावर हाई कोर्ट ने केपी असेंबली इजलास बुलाकर हलफ लेने का कहा। केपी हुकूमत ने पेशावर हाई कोर्ट का हुक्म हवा में उड़ा दिया। वफाकी वज़ीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा कि केपी में मुंतखब मेंबरान से हलफ न लेने पर सेनेट इलेक्शन को मुलतवी किया गया। 67 ये कहता है कि किसी रुकन का ना होना या कुछ अराकीन का ना होना जो है वो प्रोसीडिंग्स जो हैं हाउस की उनको इनवैलिडेट नहीं करता ना। तो सर बड़ा आसान है कि 6 या 7 लोग इस्तीफा दे लेने से पहले 8 या 7 वैकेंसीज खाली रह जाती हैं तो क्या रुक जाए सेनेट, इंतजार करे कि वो 1.5 महीने के बाद दोबारा हो और डिसफंक्शनल रहे हाउस उतनी देर। 67 को इसीलिए सर फ्रेमर्स ने ज़हन में कंसीव किया और कहा कि सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन ए हाउस में मेक रूल्स फॉर रेगुलेटिंग इट्स प्रोसीजर। अब चेयरमैन जो खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शंस पोस्टपोन हुए हैं वो फोर्स मेजोर पे नहीं हुए, वो वहाँ पे कोई तूफ़ानी बारिशों की वजह से या खुदा न खास्ता कोई किसी कुदरती आफात की वजह से वो इलेक्शंस मुलतवी नहीं हुए। सर ये तो कोई तरीका नहीं है कि आप वहाँ पे इंतखाबी अमल में रुकावट भी खुद खड़ी करें, इंतखाबी अमल को रोकें भी खुद, लोगों को वोट डालने से भी रोकें और फिर आप ये कहें कि जी हम इस सिलसिले को आगे नहीं चलने देंगे, हम इस सिलसिले को आगे नहीं। अदालती हुक्म है जनाब चेयरमैन, अदालती हुक्म है। अदालती हुक्म के बावजूद वहाँ पे उन 26 लोगों को ओथ नहीं दिया गया जिसकी वजह से इंतखाबी अमल रुका। तो मैं सर बड़े अदब से ये अर्ज करूँगा कि हाउस कंप्लीट है फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल पर्पसेस। एएनपी ने डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट के लिए अपना उम्मीदवार नामजद कर दिया। जराये के मुताबिक एएनपी ने बलूचिस्तान से मुंतखब सेनेटर उमर फारूक को डेप्यूटी चेयरमैन का उम्मीदवार नामजद किया। हुकूमत और इत्तेहादियों ने डेप्यूटी चेयरमैन का ओहदा नून लीग को देने का फैसला किया था। चेयरमैन के लिए यूसुफ रजा गिलानी हुकूमती इत्तेहाद के उम्मीदवार हैं। पीटीआई के बायकॉट के बायस गिलानी के बिला मुकाबला मुंतखब होने का इम्कान है। एएनपी का उम्मीदवार आने पर डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट के लिए वोटिंग होगी। अहम खबर से पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने एक और नया रिकॉर्ड बना लिया है। 100 इंडेक्स ने 70,000 की सतह भी उबूर कर ली। इंडेक्स 660 पॉइंट्स इजाफे के साथ 70,226 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। माहिरीन का कहना है कि ज्यादातर बड़ी कंपनियों के शेयर्स की कदर में इजाफा देखा जा रहा है। 2 दिनों से तेल कंपनियों, सीमेंट और बैंकिंग सेक्टर्स पे जबरदस्त तेजी देखी गई, जबकि सऊदी अरब और IMF की जानिब से मुस्बत खबरों ने भी स्टॉक इन्वेस्टर्स का एतमाद बढ़ाया है। माहिर मईशत खुर्रम शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्रम शहजाद साहब, कल तो हमने बात की थी पर रुझान है, आज हम देख रहे हैं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने एक और नया रिकॉर्ड बनाया है और 70,000 की सतह भी उबूर कर ली है। किस तरह से देखते हैं आप इसको? जी देखें, ये मार्केट जो है अभी कुछ दिनों से बेहतर चल रही है और ये कल की जो खबर थी सऊदी अरेबिया के विजिट की और उसके बाद ये खबरें आई सऊदी अरेबिया जो है वो इन्वेस्ट करेगा पाकिस्तान में, जिसमें कॉपर और रिफाइनरी सेक्टर्स शामिल हैं और ये एक अच्छी डेवलपमेंट है कि सऊदी अरेबिया जो है वो अब ट्रेड आ रहा है। सिर्फ जो है वो एड नहीं है और इसके साथ साथ कुछ $2 बिलियन के डिपॉजिट्स होंगे और फिर और भी बातें हो रही हैं कि इन्वेस्टमेंट का फ्लो चलता रहेगा और फिर ये UAE और कतर और दूसरे हमारे फ्रेंडली कंट्रीज भी जो है वो इन्वेस्ट करें है, जिसकी वजह से मार्केट में इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस जो है वो दोबारा से बहाल हुआ है और जो है इसलिए मार्केट जो है बेहतर परफॉर्म कर रही है। ठीक है खुर्रम शहजादा, इस हवाले से आप उनसे बात कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।
جب میں یہ اوتھ پڑھوں گا نئے سینیٹر صاحبان سے میری گزارش ہے, جب میں اوتھ پڑھوں گا میں کے بعد آپ نے اپنا اپنا نام لینا ہے اور پھر جو میں پڑھوں گا اس کو ریپیٹ کرنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں محمد اسحاق ڈار جویری صدقے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا کہ بحیثیت رکن سینٹ میں اپنے کارہائے منصبی ایمانداری اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین اور قانون اور سینٹ کے قواعد کے مطابق اور ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری, سالمیت, استحکام, بہبودی اور خوشحالی کی خاطر انجام دوں گا کہ میں اسلامی نظریہ کو برقرار رکھنے کے لیے کوشاں رہوں گا جو قیام پاکستان کی بنیاد ہے, اور یہ کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کو برقرار رکھوں گا اور اس کا تحفظ اور دفاع کروں گا. اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے, آمین. میری طرف سے سب نئے الیکٹڈ ممبرز کو بہت بہت مبارک ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو یہ توفیق عطا کریں کہ آپ پاکستان کی بہتری خدمت کے لیے اپنے ذمہ داریاں نبھا سکیں. ان کی جانب سے نعرے بازی کی جا رہی ہے. کنٹرول کریں. چلیں آپ یو ہیو دا فلور. بیٹھ جائیں. مائک آن ہے. شکریہ جناب پریزائڈنگ آفیسر صاحب. آپ چونکہ خود لیگل اینڈ کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ ہیں, آئی ول ڈرا یور اٹینشن ٹو دی آرٹیکل 60, اور جو بڑا کلیئر ہے کہ کیا ہو سکتا ہے ٹو دی ایکسکلوژن آف اینی ادر بزنس. تو میرا خیال ہے کہ اٹ ول بی بیٹر کہ اس ہاؤس میں ہم کوئی تو اچھی روایات قائم کریں, کیونکہ ریسنٹلی روایات خراب کی گئی ہیں. جناب پریزائڈنگ افسر صاحب, مجھے آپ نے اجازت دیجیے تو میں آپ کو بتاتا ہوں. مائک آن کر دیجیے. اگر علی ظفر صاحب جی, آج کا اجلاس جو جناب پریزائڈنگ افسر صاحب جو بلایا گیا ہے اس میں چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا الیکشن کرانے جا رہے ہیں. یہ بالکل غیر آئینی اور غیر قانونی اقدام ہے. اس وقت جناب پریزائڈنگ افسر, اس وقت خیبر پختونخوا کا جو صوبہ ہے جو کہ پاکستان کا ایک لازم حصہ ہے اور بڑا اہم حصہ ہے, اس کے سینیٹرز موجود نہیں ہیں. ان کی غیر موجودگی میں چونکہ تشکیل نہیں ہو سکتی سینٹ کی, آرٹیکل 59 اور آرٹیکل 60 جس کا بھی آپ نے ذکر کیا, اس کے مطابق یہ سینٹ کا جو اجلاس ہو رہا ہے یہ ایک انکمپلیٹ نامکمل سینٹ ہے. اس لیے اس وقت کسی قسم کا چیئرمین اور نائب چیئرمین کا الیکشن انتخاب نہیں ہو سکتا. سینٹ ایک ہاؤس آف فیڈریشن ہے, اور یہ ہاؤس آف فیڈریشن اس کو اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ سارے صوبوں, جو چھوٹا صوبہ ہو یا بڑا صوبہ ہو, اس میں ایک برابری قائم کرتا ہے. ان کو ہر صوبے کو ایک برابر نمائندگی کی اجازت ہے. انفیکٹ یہ سینٹ کو کہتے ہیں کہ اٹ از اے ریپرزینٹیو آف آل پروونسز. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ جو برابری ہے ہماری,
اس کا ہم کسی طرح سے نفی کریں اس کو, اور کسی ایٹیشن کے بغیر سینٹ کا اجلاس جو سب سے اہم اجلاس ہے جس میں چیئرمین کو اور نائب چیئرمین کو الیکٹ کرنا ہے وہ ہو جائے, کیونکہ اگر یہ ہو گیا تو پھر سر فیڈریشن کو نقصان پہنچ سکتا ہے. جناب چیئرمین آرٹیکل 59 کی طرف ذرا غور کرتے ہیں. آپ نے ذکر کیا آرٹیکل 59 کہتا ہے سینٹ شیل کنسسٹ آف 96 ممبرز and 24 members from each province. اور آرٹیکل 60 کہتا ہے کہ after Senate has been constituted in accordance with Article 59 تب ہی وہ اس کے اوپر چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا الیکشن ہوگا. یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ آرٹیکل 59 کے مطابق جب تک ہر صوبے سے منتخب سینیٹرز آ کے اپنا حلف نہ اٹھا لیں تب تک سینٹ ہاؤس آف فیڈریشن اپر ہاؤس آف پارلیمنٹ وہ کمپلیٹ وہ مکمل نہیں ہوتا. اور جب تک مکمل نہیں ہوتا تو کسی قسم کا الیکشن اخلاقی طور پہ بھی اور قانونی طور پہ بھی ناجائز ہوگا. جناب چیئرمین کا آف سینٹ اور نائب چیئرمین کا بہت اہم رول ہے. وہ کسٹوڈین رہیں گے 3 سال کے لیے اس ہاؤس کے. وہ ہم سب کے ایک طرح سے چیئرمین ہوں گے پوری سینٹ کے. وہ رولنگز بھی دے سکتے ہیں, وہ ساری پروسیڈنگز بھی چلا سکتے ہیں. اس لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ اتنا اہم عہدہ اس کا الیکشن ہم اللیجٹمیٹ کر دیں, اس کی لیجٹمیسی ختم کر دیں اپنی سیاست کی وجہ سے. کے پی کے کی جو سینیٹرز ہیں جب تک وہ نہیں آئیں گے, جب تک وہ ادھر موجود نہیں ہیں اور حلف نہیں لیں گے, اتنے اہم عہدہ چیئرمین کا الیکشن بالکل ناجائز ہے اور ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے. جناب الیکشن کمیشن آف پاکستان ہر وہ حرکت کرتا ہے, ہر وہ اقدام اٹھاتا ہے جو کہ آئینی بحران پیدا کرے. آپ دیکھیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ریزرو سیٹس کے بغیر پریزیڈنٹ کا, پرائم منسٹر کا, پنجاب کے چیف منسٹر کا الیکشن تو کرا دیا, لیکن جب کے پی کے کی سینیٹرز کی باری آئی تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے وہ الیکشن روک دیا ہے. اور اس وقت جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ کے پی کے سینیٹرز موجود نہیں ہیں. ہمیں آدھے سینیٹرز نظر آ رہے ہیں, پنجاب سے بھی ہیں, بلوچستان سے بھی سارے پورے ہیں کے پی کے کا, سندھ سے بھی سارے پورے ہیں, کے پی کے کا کوئی نہیں. اس کے بغیر ہم کیوں ایک اچھے بھلے الیکشن کو, ایک چیئرمین کے الیکشن کو اور ڈپٹی چیئرمین کے الیکشن کو ہم ایک طرح سے کنٹروورشل بنا رہے ہیں. جناب یہ آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس ساری وجہ سے پی ٹی آئی کا جہاں تک موقف ہے, ہم الیکشن میں حصہ لینا چاہتے تھے, ہم بھرپور حصہ لینا چاہتے تھے. ہار جیت تو الیکشن کا ایک حصہ ہے, لیکن اس قسم کی جب سچویشن ہو جہاں ایک آئین کے مطابق سینٹ کا اجلاس چل ہی نہیں رہا, جہاں الیکشن آئین کے خلاف ہوں گے, ہم اس کا حصہ نہیں بن سکتے. اس لیے آپ سے التجا ہے کہ اس سیشن کو پوسٹ پون کیا جائے, اور اس سیشن کو پوسٹ پون کرنے تب تک کیا جائے جب تک کے پی کے کی الیکشنز نہیں ہو جاتے, اور کے پی کے ہمارے جو ساتھی ہیں وہ پوری طرح اس ایوان میں آ کے تب تک ہم اس انتخاب میں حصہ نہیں لیں گے. اور آپ اس کو, آپ سے التجا یہی ہے کہ اس کو آپ ایڈجرن کر دیں اور تب یہ سیشن کال کریں جب ہمارے کے پی کے سے لوگ آ جائیں گے. بہت شکریہ جناب. آخر میں سر ہم نے ایک خط بھی لکھا ہے. بیٹھ جائیں پلیز, بیٹھ جائیں, آپ بیٹھ جائیں بٹ صاحب. جی سیکرٹری سینٹ کو ہم نے خط بھی لکھا تھا کل جی, اور اس میں ہم نے یہ لکھا تھا, اس کا میں تھوڑا سا پڑھنا چاہوں گا. اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ as stipulated in Article 59 of the Constitution of Pakistan 1973, the Senate is to comprise a total of 96 members, with 23 members elected from each province and 4 from ICT.
the fundamental principle underlying the establishment of the Senate is to ensure equal representation of all provinces and units of the Federation, thus rightfully earning its title as the House of Federation. It is a serious matter that must be highlighted. The current situation where Khyber Pakhtunkhwa, an integral province of our nation, is being deprived of its legitimate right to participate in the election of the chairman and deputy chairman of the Senate, as stipulated in Article 60, Sub-Article 1 of the Constitution, which states that after the Senate has been duly constituted, isko underline kar de sir, after the Senate has been duly constituted, it shall, at its first meeting and to the exclusion of any other business, elect from amongst its members the chairman and deputy chairman. As the Election Commission of Pakistan has not fulfilled its constitutional duty by postponing the elections in KP on 2nd October 2024, given the importance of upholding the constitutional principles and ensuring the fair representation of all provinces. ये बहुत ज़रूरी है सर, fair representation of all provinces. We urge you not to initiate the process for elections for the Senate chairman and deputy chairman until the total number of members in the Senate reaches the constitutionally mandate 96. And Senate elections in KP are held, which is mandatory, and the unit of the Federation is not deprived of its constitutional representation. That we adhere to the constitutional requirements to maintain the integrity and legitimacy of the Senate. जनाब, पूरा जनरल इलेक्शन कंट्रोवर्शियल हुआ है, एक और इलेक्शन को हम क्यों उसकी लेजिटिमेसी को जा रहे हैं फिर से नुकसान पहुंचाने? तो ये दरख्वास्त है आपसे। बहुत शुक्रिया जनाब सेनेटर अली जफर साहब। और आपको अपडेट करेंगे, सेनेट का इजलास आज सुबह 9 बजे होगा, जिसके बारे में 10 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया है। तफसीलात क्या हैं जानेंगे शुएब निज़ामी से। बताएगा शुएब, 10 निकाती एजेंडा क्या है? जी, आज के इजलास में जो है वो सेनेट की जो के अरकान जो अभी नौमुंतखब हुए हैं, तकरीबन 43 अरकान जो हैं वो आज ओथ लेंगे। उसके बाद वो अपने रोल ऑफ मेंबर्स के ऊपर दस्तखत करेंगे। उसके बाद जो है वो ये फ़ैसला किया गया था कि जो इलेक्शन होगा चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का, उसके लिए जो है वो प्रेसिडिंग ऑफिसर वज़ीर ख़ारजा इसाक डार होंगे। उसके बाद जो है वो चेयरमैन सेनेट का इंतखाब होगा तकरीबन, और डिप्टी चेयरमैन के लिए जो है वो नाम फाइनल किए जाएंगे। फिर 12 बजे दोबारा इजलास शुरू होगा, जिसमें जो है वो चेयरमैन का और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब किया जाएगा। पहले चेयरमैन का इंतखाब किया जाएगा, फिर वो ओथ लेंगे, उसके बाद वो डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब कराएंगे और उसके बाद उनका ओथ होगा। साथ साथ जो है वो ये भी बताया गया है कि दो नाम बताए गए हैं, जिसमें जो चेयरमैन है वो यूसुफ रज़ा गिलानी और डिप्टी चेयरमैन के लिए अनुशा रहमान का नाम जो है वो दिया जा रहा है। तमाम ये फ़ैसला जो है बिल्कुल ओथ लेने के बाद किया जाएगा। पीपल्स पार्टी ने इस सिलसिले में अपनी तमाम की तमाम कोशिशें जारी रखी हैं और मुसलसल मुलाकातों का सिलसिला जारी रखा है। अब तक जो है वो 8 शख्सियात इससे पहले चेयरमैन सेनेट बन चुकी हैं और उनमें से 4 शख्सियत का ताल्लुक जो है पीपल्स पार्टी से है। ये 9वीं शख्सियत जो है यूसुफ रज़ा गिलानी, ये अब चेयरमैन बनेंगे और इस बात का इम्कान है, चूँकि अभी तक कोई उम्मीदवार वाज़ेह तौर पर सामने नहीं आया और पीटीआई ने भी जो है वो बायकॉट का ऐलान किया हुआ है, तो इस बात का इम्कान है कि डिप्टी चेयरमैन और चेयरमैन जो है वो बिला मुकाबला मुंतखब हो सकेंगे। जी ठीक है, शुएब निज़ामी इस हवाले से आगाह कर रहे थे आपका। और रवा साल के पहले 3 माह शहर कायद के बासियों के लिए कैसे रहे? CPLC ने होशरुबा रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट में क्या कहा गया है जानेंगे नज़ीर शाह से। बताएगा नज़ीर। हाँ बिल्कुल, देखिए रवा साल के जो पहले 3 माह जनवरी फरवरी माह ये शहर कायद के जो बासी इन पर बिजली बंद करके रहे। CPLC की जानिब से जो रिपोर्ट जारी की गई है उसमें बताया गया है कि 3 माह के जो 91 दिन थे उसमें 22,627 बड़ी वारदातें हुई, जिसमें 3 माह में 373 कारें, 15,968 मोटरसाइकिलें चोरी या छीनी गई। 91 दिनों में 6,102 शहरियों से मोबाइल फ़ोन छीने गए। अगवा बराए तावान की 5, भत्ताखोरी के 25 वाक़यात हुए। मजमूई तौर पर वाक़यात में 154 शहरी जाबाक हुए और यही बताया गया कि 3 माह के दौरान डकैती मज़ामत पर तकरीबन 60 के करीब शहरी जान से गए। डकैती मज़ामत पर 700 के करीब शहरी जख्मी हुए। मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो जनवरी में 7,865, फरवरी में 7,364 और मार्च के महीने में 7,539 वारदातें रिपोर्ट हो चुकी हैं। और पुलिस की जानिब से जो जराए पेशा अनासिर उनकी खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है, लेकिन जो डकैती पर जाबाग होने और जख्मी होने की वारदातों में कमी नहीं देखी जा रही। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया नज़ीर शाह तफसीलात के लिए।
ANP ने डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए अपना उम्मीदवार नामजद कर दिया है। ज़राए के मुताबिक ANP ने बलूचिस्तान से मुंतखब सेनेटर उमर फारूक को डिप्टी चेयरमैन का उम्मीदवार नामजद किया है। हुकूमत और इत्तेहादियों ने डिप्टी चेयरमैन सेनेट का ओहदा नून लीग को देने का फैसला किया था। चेयरमैन के लिए यूसुफ रजा गिलानी हुकूमती इत्तेहाद के उम्मीदवार हैं। PTI के बायकॉट के बायस गिलानी के बिला मुकाबला मुंतखब होने का इम्कान है। ANP का उम्मीदवार आने पर डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए वोटिंग होगी। आपको बताएं कि 9 मुंतखब सेनेटर्स आज हलफ उठाएंगे। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब आज होगा या नहीं, PTI की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला महफूज। सेनेट सेक्रेटरीट ने आज के सेनेट इजलास का एजेंडा जारी कर दिया। सेशन सुबह 9 बजे होगा। सेक्रेटरी सेनेट इजलास के लिए प्रिजाइडिंग अफसर का ऐलान करेंगे। 9 मुंतखब अरकान की हलफबर्दारी के बाद चेयरमैन सेनेट का इंतखाब होगा। चेयरमैन सेनेट इलेक्शन के नताइज का ऐलान किया जाएगा, फिर डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब होगा। PTI का चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब का बायकॉट का फैसला। तहरीक इंसाफ कोर कमेटी का ऐलामिया जारी। खैबर पख्तूनख्वा के सेनेटर्स की ऐवान में मौजूदगी तक चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन इंतखाब मुलतवी करने का मुतालबा। कहा, सेनेट में तमाम अकाइयों की नुमाइंदगी के बगैर इंतखाब गैर आइनी और नाकाबिले कबूल है।